हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारे लास्ट क्लास में क्वेश्चन हुए थे वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा था, तो बाकी के जो साइंस के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें। और जैसा कि अगर आपको पता होगा, हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं, एक बार उन लोगों को बता दूं जो हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं। हम लोग बीपीएससी जो टीआरई 1, 2, 3 अभी तक जो भी टीआरई में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें चाहे 1 to 5 हो, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 टीआरई में जो भी अभी तक पेपर हुए हैं बीपीएससी के द्वारा 1 से लेकर 12 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी में टीआरई में, वो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। अभी तक हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, या बोले सब्जेक्ट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, और फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और अभी जूलॉजी चल रहा है हमारा। और साथ ही में अगर बात करें तो जियोग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी के भी क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखें, इससे आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा और अपनी तैयारी को बूस्ट करने में सहायता भी मिलेगी, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, जी बिल्कुल। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, जी बिल्कुल। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगर फैक्ट की बात करें तो देखते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, या फिर मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावण को नियंत्रित करती है। साथ ही यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि लैंगिक विकास को भी प्रेरित करती है। तो इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये टीआरई बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड में, यानी कि टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था। फर्स्ट में नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को, नेत्रदान में दाता यानी कि जो डोनर होता है आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है या प्रत्यारोपित किया जाता है? तो जो नेत्रदान में कर्निया का हिस्सा जो होता है उसको प्रत्यारोपित किया जाता है। फैक्ट देखें तो नेत्र में दाता की आंख के कर्निया भाग को प्रतिरोपित किया जाता है, जी बिल्कुल। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, सबसे भारी होती है ये, जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। कहाँ पे मौजूद होती है ये भी ध्यान रखिए, अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य जो होता है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना, और आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता सॉरी अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कार्य देखें तो डिम का निर्माण होता है क्या, या फिर प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, या फिर एस्ट्रोजन का स्राव होता है? तो इसमें राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डिम का निर्माण भी होता है अंडाशय के द्वारा, प्रोजेस्टेरोन का और श्रावण भी होता है, और एस्ट्रोजन का भी श्रावण होता है। तो राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे, मानव रोग और उसके उपचार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे हैं वो अब देखने को मिलेंगे आपको। टीआरई 3 में पूछा गया है हाल ही में, प्राइमरी में। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं?
अगर नॉन ह्यूमन प्राणी से मनुष्य में पहुंचती है तो इसको पशुजन्य बीमारी कहते हैं। ठीक है। यदि कोई बीमारी जो किसी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंच जाती है तो इसे पशुजन्य बीमारी या जूनोटिक रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूनोटिक रोग। तो पशुजन्य बीमारी या जूनोटिक रोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है शब्दों का हेर फेर भी करता है एग्जामिनर। जानवर कभी कभी हानिकारक रोगाणु जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी या कवक इत्यादि के वाहक होते हैं जी, बिल्कुल, जो जेनेटिक रोगों का कारण बनते हैं, जिससे लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल जाता है? तो तापीय से, वायु से या जल से? जी बिल्कुल, जल से पीलिया रोग फैल जाता है। प्रदूषित जल अगर हम यूज करते हैं तो उससे पीलिया बढ़ जाता है हमारा। तो दूषित जल के संपर्क के साथ साथ मूत्र या जानवरों के अन्य ऊतकों के संपर्क में आने से यह गंभीर रोग लोगों में फैल जाता है। पीलिया तब होता है जब रक्त से अधिक बिलीरुबिन को हिंदी में पीले वर्णक भी कहते हैं, तो पीले वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। कब? रक्त से अधिक बिलीरुबिन की जब मात्रा बढ़ जाए तब पीलिया हो जाता है। इससे मानव शरीर का लीवर जो है प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा अंग होता है हमारा पीलिया में? लीवर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हेपेटाइटिस ए, ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो ये क्या भोजन संदूषण, जल उत्पन्न बीमारी या फिर वायु उत्पन्न बीमारी? क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फैक्ट देखते हैं। हेपेटाइटिस ए यह वायरस एच ए वी के कारण होने वाला यकृत की सूजन है। हेपेटाइटिस क्या होता है मेन? यकृत की सूजन। हेपेटाइटिस ए में यकृत हमारा सूज जाता है। यह वायरस मुख्य रूप से तब फैलता है जब एक असंक्रमित और बिना टीकाकरण वाला व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है। यह रोग असुरक्षित पानी या भोजन, अपर्याप्त स्वच्छता और मौखिक विधा सेक्स से निकटता से जुड़ा है। ये भी ध्यान रखिएगा, मौखिक विधा सेक्स, अपर्याप्त स्वच्छता हो, असुरक्षित पानी या भोजन हो, ठीक है, इन सब से ये रोग हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? प्रदूषण जनित फ्लोरोसिस, जी बिल्कुल। कुष्ठ रोग प्रदूषण से नहीं होता है। और न्यूमोकोनियोसिस, जी बिल्कुल। तो राइट आंसर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ए और सी हमारा बिल्कुल सही है। तो प्रदूषण जनित विकार कौन कौन से हैं? फ्लोरोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। प्रदूषण जनित विकार में फ्लोरोसिस है जो फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। फ्लोरोसिस रोग जो है कब होता है? फ्लोराइड का जब सेवन हम लोग अधिक कर लेते हैं, और यह जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण हो जाता है। न्यूमोकोनियोसिस, इसे ब्लैक रंग रोग कहा जाता है। ब्लैक रंग रोग, ठीक है, क्योंकि यह कोयले की धूल में सांस लेने के कारण होता है। जो कोयला होता है उसकी जो डस्ट होती है, जब हम वहाँ पे सांस लेते हैं तो ये रोग हो जाता है, ब्लैक रंग या न्यूमोकोनियोसिस। कुष्ठ रोग कैसे होता है? माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रे या लेप्रोमाइटोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा इसमें एंटासिड हो जाएगा, एंटासिड या प्रतिअम्ल। अपच की जब बीमारी दिक्कत होती है तो डॉक्टर कौन सी दवाई देते हैं? एंटासिड देते हैं, इनको हिंदी में प्रतिअम्ल बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन देखिए हमारा BPSC TRE 3.0 11th-12th एग्जाम में पूछा गया है, 22/7/2024 को जो हुआ था। तो इसके लिहाज से क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। BPSC जो भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। इस वजह से जो हमारा PYQ हमें पढ़ने में एक मार्गदर्शक की तरह भूमिका निभाता है।
तो PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमें क्वेश्चन का लेवल का पता चलता है, साथ ही में हमें पता चलता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। अपच आमतौर पर एसिड रिफ्लक्स के कारण होता है। जो एसिड पाचन रस, एंजाइम या भोजन सहित पेट की सामग्री के अन्य प्रणाली या आहार नाल में वापस चले जाने से होता है। इसके इलाज के लिए एंटासिड या प्रतिअम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? काले फेफड़े का रोग संबंधित है। काले फेफड़े की बात कर रहा है ब्लैक लंग से, किसानों से, कोयला खनिजों से, कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, ये कोल माइनर्स जो होते हैं कोयला खनिजों से, तो इनको ये रोग होता है काले फेफड़े। फैक्ट देखते हैं। कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का रोग हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक लंग डिसीज। इसे न्यूमोकोनियोसिस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह रोग तब होता है जब कोयले की धूल अंदर चली जाती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दूसरे शब्दों में देखें तो ये देखो TRE 2 में पूछा गया है। ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वो भी देखते हैं कहाँ गया। ये कब पूछा गया था हमारा? ये देखो TRE 3 में, ये जो कैंसिल एग्जाम हो गया था उसमें पूछा गया है, बस भाषा का चेंजेस किया है। इसमें पूछा गया था कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, तो इसमें देखो फ्लोरोसिस के बारे में पता होगा तभी आप बता पाओगे। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो नहीं जान पाओगे। और साथ ही में देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, किस तरह से? काले फेफड़े का रोग। ठीक है, तो अगर इस रोग के बारे में जानकारी होगी, हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो आराम से लग जाएगा सही आंसर, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क के कौन से भाग होते हैं जो रक्तचाप हमें होता है उसको नियंत्रित करते हैं? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये कब पूछा गया? TRE 2.0 में। इससे पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो उसमें आंसर जो दे रखा है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, बट ये गलत, टोटली रॉन्ग आंसर है। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। तो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं कौन कौन से अंग जो होते हैं हमारे? पॉन्स होता है, मेडुला होता है, सेरिबेलम। तो राइट आंसर हमारा सी है, बिल्कुल करेक्ट। आगे देखते हैं। मानव का मस्तिष्क अग्र, मध्य, पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है, जी बिल्कुल। अनुमस्तिष्क जो होता है सेरिबेलम, पोन्स तथा मेडुला। मानव के पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं मेडुला। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि हृदय की धड़कन हो गई, रक्तदाब को नियंत्रित करना हो गया, पाचन करना हो गया, खांसना हो गया, छींकना और लहराना, उसके साथ ही निगलना या उल्टी होना। तो ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, तो इनको कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? मेडुला के द्वारा। तो यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो कि मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ट्रैकोमा रोग का संबंध है। जो ट्रैकोमा रोग होता है हमारा, ये संबंधित किससे होता है? आंखों से। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी है, आंखों से संबंधित है। जो ट्रैकोमा रोग आंखों से संबंधित है, जी बिल्कुल। और ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु से। यह बीमारी वहाँ पनपती है जहाँ पर जल का अभाव होता है, अस्वच्छता होती है, मक्खियों का प्रकोप अधिक होता है। यह संक्रमित मक्खियों एवं व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। ठीक है, ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। ध्यान दीजिएगा, ये अंधेपन का भी कारण है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रैकोमा आंखों से संबंधित है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, पास की तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो मायोपिया पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता या दूर की, तो राइट आंसर हमारा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है मायोपिया में।
ठीक है। अगर फैक्ट देखें तो हम मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है। तो क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष। और ये होता है दूर दृष्टि दोष। और दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, पास की अगर दिखाई पड़ती है तो क्या होता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। कहाँ बनने लगता है? उसके आगे, रेटिना से आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी के जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? दूर की वस्तु को स्पष्टता ना देखा जा सके, दूर दृष्टि कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो ऑप्शन ए है इसमें जीवित छीड़ सार्स कोव डी वायरस प्रवेश करा के। अच्छा, कोविड के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित छड़ सार्स कोवी 2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। जी बिल्कुल। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट के साथ साथ बी लिम्फोसाइट की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखेगी कि भविष्य में उस वायरस से कैसे लड़ना है। ठीक है। और भी देख लेते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह भी लग जाते हैं। अच्छा, सात सभी प्रकार के कोविड-19 के टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उससे बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कोविड-19 का कारण बनता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इधर नींद संबंधी विकार, मतलब ये प्रॉब्लम दे रखी है, और इधर उनसे संबंधित शब्द दे रखे हैं। तो एनोरेक्सिया जो होता है हमारा खाने से संबंधित होता है, खाने संबंधी विकार होता है इसमें। इंसोम्निया जो होता है हमारा, इंसोम्निया नींद संबंधी विकार होता है। और डिस्पानिया जो होता है सांस की तकलीफ होता है, ये बिल्कुल सही है। एनोस्मिया जो होता है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो कौन से जोड़े सुमेलित नहीं हैं इसमें? कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो 3 और 4 सही सुमेलित है, बाकी पहला और दूसरा जो है हमारा सही सुमेलित नहीं था। एनोरेक्सिया जो होता है खाने संबंधित विकार है, इनोसोम्निया नींद से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो वही दे रखा है, एनोरेक्सिया खाने का विकार, इनसोम्निया नींद संबंधी विकार, डिस्फानिया सांस की तकलीफ हो गया, एनोस्मिया गंध या आंशिक पूर्ण हानि। ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियोसिस एक आंतों का संक्रमण है। क्या? टेनियोसिस जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा, टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। ये पहला कथन हो गया हमारा। दूसरा क्या है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस यानी कि NCC कहा जाता है। तो हमारे दोनों कथन करेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
टेनियोसिस मुख्यतः आंतों का एक संक्रमण होता है। ओके, जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये मानव शरीर की छोटी आंत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? छोटी आंत में रहते हैं, जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। अच्छा, ओके, ध्यान दीजिएगा, अंडे देकर ये प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अच्छा, अन्य फैक्ट है भी, ये देख लेते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस एनसीसी कहा जाता है। न्यूरोसिस्टिस कोसिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक परजीवी संक्रमण है। ओके, यह पोर्क टेपवर्म टोनिया सेलियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? टेपवर्म टेनिया सेलियम के कारण। अधपका भोजन, विशेष रूप से सुअर का मांस हो गया, टेपवर्म अंडे या दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सुअर का मांस या टेपवर्म अंडे या दूषित पानी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेशिया के विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। हड्डी अस्थि के गंभीर दर्द के साथ, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु होती है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालती है। कहाँ पे? वृक्क हो गया और श्वसन तंत्र पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अब जो हमारे साइंस के क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं उसी साइंस के विविध मिसलिनियस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको इसमें, वो देख लेते हैं। निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है? एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक। तो इथाइल एल्कोहल जो होता है हमारा तीनों में यूज होता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक भी है, एंटी एलर्जिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है। ठीक है, अन्य फैक्ट भी देखेंगे। इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, लेकर आदि उद्योगों में विशेष रूप से इसका यूज होता है। इथाइल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहा है? वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि CO2 को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपचयन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन व उपचयन की अभिक्रिया होती है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ओके, वहीं जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और पानी होना चाहिए, तब ये प्रक्रिया पूरी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो वैसे तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 8 होते हैं। बट फैक्ट भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि फैक्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। केचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 5 जोड़ी। अगर 5 जोड़ी होते हैं तो इसमें तो 8 ही दे रखा है, 5 जोड़ी का 10 होना चाहिए था। आगे देखते हैं, पता चलेगा। जिनमें एक जोड़ी पृष्ठीय हृदय होता है, एक जोड़ी कैसा होता है? पृष्ठीय हृदय, ध्यान दीजिएगा। और 4 जोड़ी जो होते हैं पार्श्व हृदय होते हैं। कितने पार्श्व हृदय कितने होते हैं? 4 जोड़ी पार्श्व हृदय, पृष्ठीय हृदय 1 जोड़ी, तो 4 जोड़ी का कितना हो गया? जोड़ी 2 किस उसमें होता है तो टोटल 8 हो जाएगा। अतः केचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। कहाँ पे? 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में पार्श्व हृदय मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप परिसंचरण
परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्व हृदय कितने होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं, लेकिन संख्या टोटल 8 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखते हैं। 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति जो होती है वो वनस्पति की पाई जाती है। तो वैसे तो एग्जैक्ट अगर प्रजाति पूछी जाए जीवों की, वो कितनी है? 90,000। कितनी? 90,000। और 47,000 प्रजाति है वो वनस्पति की है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कितना दिया गया? 81,000। बीपीएससी ने इसका राइट आंसर यही माना था, 81,000, क्योंकि ये 90,000 के नियर अबाउट पड़ता है। बाकी 70 है, कोई 50 है, इस वजह से 81,000 सबसे 90,000 के नियर अबाउट है। तो बीपीएससी ने ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर माना है। ठीक है, देखो, आयोग ने निकटतम विकल्प ए को सही उत्तर माना है। टोटल कितनी? भारत में लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। ठीक है, कंफर्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, आणविक लक्ष्य। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। तो राइट आंसर हमारा वी हो करेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी हमारा 4.0 जो है बहुत ही जल्द, यानी कि 90 दिन का टारगेट आप लेके चलिए। ठीक है, 90 दिन का अगर टारगेट आप लेकर चलेंगे तो आपको टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही सीरियस होकर पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए डालता हूँ इसी वजह से। ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का। मिलते हैं नए वीडियो पे। धन्यवाद।